आजकल बहुत सारे ऐसे मामले देखने में आते हैं जिनमें बुजुर्ग माता पिता को वृद्ध आश्रम में भेज दिया जाता है और यहाँ पर जो बेटा बेटी होते हैं बड़े आराम से अपने जीवन को आगे काटने लगते हैं। आज की जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इसमें भी एक बुजुर्ग महिला एक वृद्ध आश्रम के अंदर रहती है, लेकिन जब उसकी बीमारी के चलते हुए मौत हो जाती है, उसके बेटे को फ़ोन किया जाता है। उससे यही कहा जाता है कि तेरी माँ अब इस जहां में नहीं रही, तू जल्दी से अपनी माँ को लेकर यहाँ से जा। लेकिन उसके बाद बेटा झटाक से फ़ोन को काट देता है और उसके बाद वो बहुत टाइम तक फ़ोन ही नहीं उठाता और फिर जो यहाँ पर होता है कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है जौनपुर और यहीं पर एक विकास समिति वृद्ध आश्रम है। दोस्तों, यहां पर रवि चौबे नाम का एक व्यक्ति जो यहाँ से लगभग 196 किलोमीटर दूरी गोरखपुर के कैंपियनगंज के भरोया गांव में कॉल करता है। दोस्तों, जो कॉल की जाती है वो शोभा नाम की औरत के बड़े वाले बेटे के पास की जाती है। दोस्तों, यहाँ पर उससे यही कहा जाता है कि जो आपकी माँ है शोभा, क्या आप उसके बेटे बोल रहे हो? तो यहाँ सामने से आवाज़ आती है, हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ। फिर यहाँ पर जो रवि चौबे हैं वो कहने लगते हैं कि आपकी माँ की बीमारी के चलते हुए मौत हो चुकी है, आप यहाँ से अपनी माँ की डेड बॉडी को ले जा सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर जो बड़े वाला बेटा होता है वो फ़ोन काटते हुए यही कहता है कि मैं 10 मिनट में आपको फ़ोन करता हूँ। दोस्तों, फिर यहाँ पर वो अपने भाइयों को बुलाता है, आपस में बातचीत करने लगता है कि यार ये तो बहुत बड़ा मामला हो गया, क्योंकि यहाँ पर उनके घर में शादी होने वाली थी। 2-3 दिन के बाद बड़े वाले बेटे के बेटे की शादी होने वाली थी और अब यहाँ पर ये सोच में पड़ जाता है कि यार करें तो क्या करें। 10 मिनट की जगह आधा घंटा बीत जाता है, ये वापस फ़ोन नहीं करता। फिर यहाँ से रवि चौबे का दोबारा फ़ोन आता है और इससे कहा जाता है कि भाई क्या हुआ, आपने तो फ़ोन ही नहीं किया, क्या आपको अपनी माँ जो मर चुकी है उसकी भी अब चिंता नहीं है, उसकी डेड बॉडी की अंतिम क्रियाक्रम किया जाए, आपने इन्हें वृद्ध आश्रम में तो छोड़ दिया है। दोबारा बड़े बेटे के पास फ़ोन जाता है तो बड़ा बेटा यहाँ पर कहने लगता है कि हमारे यहाँ कुछ शादी का प्रोग्राम है, क्या आप यहाँ से कोई एम्बुलेंस का इंतज़ाम कर सकते हो? तो यहाँ पर सामने वाला व्यक्ति कहता है कि ठीक है, मैं एम्बुलेंस का इंतज़ाम कर देता हूँ। फिर यहाँ 6000 रुपये में एक एम्बुलेंस बुक की जाती है और एम्बुलेंस सीधी जौनपुर से 196 किलोमीटर दूर गोरखपुर के जो कैंपियनगंज गांव का भरोया गांव है वहां पर पहुंच जाती है। दोस्तों, जैसे ही वहां पर पहुंचती है बहुत सारे रिश्तेदार यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और रिश्तेदार इकट्ठे होने के बाद एक निर्णय लेते हैं कि नदी के किनारे इस डेड बॉडी को अभी दफना दिया जाए। जब हमारा प्रोग्राम पूरा हो जाएगा उसके बाद यहाँ से इसे निकाल लिया जाएगा और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ही इसे अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाएगा। ये लोग करते भी ऐसा ही हैं, नदी के किनारे जाकर उस डेड बॉडी को दफना देते हैं और उसके बाद अपने शादी के प्रोग्राम में लग जाते हैं। दोस्तों, दरअसल ये मामला 19 नवंबर 2025 का होता है। 19 नवंबर 2025 को इस महिला की मौत होती है और 20 नवंबर 2025 को जो शोभा देवी की डेड बॉडी है वो इनके गांव में पहुंच जाती है। उसके बाद जो बेटे होते हैं यहाँ पर माँ की डेड बॉडी को दफना देते हैं और उसके बाद शादी के प्रोग्राम में लग जाते हैं, क्योंकि जो शादी का प्रोग्राम होता है वो 23 नवंबर का होता है। 23 नवंबर को शादी हो जाती है और उसके बाद ये मामला सोशल मीडिया पर बहुत ही तेज़ी के साथ तैरने लगता है। हर कोई यहाँ पर ये जानने की इच्छा करने लगता है कि बेटों ने ऐसा क्यों किया। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार तो किसी भी महिला को या किसी भी व्यक्ति को दफनाया नहीं जाता, उसे यहाँ पर अग्नि के सुपुर्द किया जाता है, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया। कुछ पत्रकारों की इनसे बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि ऐसा मामला पहले भी यहाँ पर हो चुका है कि जब इस तरह से कोई फंक्शन के बीच में किसी की मौत हो जाती है तो उसे इसी तरह से नदी के किनारे जाकर दफना दिया जाता है और उसके बाद जब फंक्शन पूरा हो जाता है तो रीति रिवाज के अनुसार ही उसका अंतिम क्रियाक्रम किया जाता है। यहाँ पर यह मामला बहुत ही आगे
बढ़ता हुआ दिखाई देता है। चारों तरफ इस मामले की चर्चाएं होने लगती हैं। दोस्तों, इनके घर में 3 दिसंबर 2025 को भी एक शादी है और ये लोग कह रहे हैं कि 3 दिसंबर के बाद ही यहां पर जो डेड बॉडी है उसे निकाल कर लाया जाएगा और उसके बाद इसे अग्नि के सुपुर्द किया जाएगा। दोस्तों, यहां पर जब और एक नज़दीकी जो पत्रकार होता है वो इनके पास जाता है तो वो इस मामले में कुछ अलग ही खुलासा करता है। दोस्तों, यहां पर कहा तो ये जा रहा था कि जो यहां पर ये शोभा देवी है, इसका पति जिसका नाम भोपाल होता है, ये दोनों एक साथ ही रहा करते और ये बड़े वाले बेटे के साथ रहा करते और बड़े वाले बेटे के जो दुकान है वो परचूने की होती है। छोटे वाला बेटा है वो ऑटो चलाता है और जो तीसरे नंबर का बेटा है वो फेरी लगाकर मसाले वगैरह बेचा करता। दोस्तों, यहाँ पर जो शोभा है वो यहाँ पर लेडीजों का कुछ समूह वगैरह चलाती है और उस समूह के चलाने में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाता है। कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए का कर्जा हो जाता है और कर्जा होने के बाद जब ये यहाँ पर अपने बेटों से बातचीत करती हैं, कहते हैं कि हमारे कर्जे को उतरवा दो, हमारे ऊपर कर्जा हो गया है। तीनों बेटे यहाँ पर साफ मना कर देते हैं। अब ये दोनों के दोनों दुखी होने लगते हैं, दुखी होकर रोड पर चल रहे होते हैं। तब इन्हें रास्ते में कोई व्यक्ति मिलता है और वो व्यक्ति इनसे यही कहता है कि आप दुखी क्यों हो रहे हो, यहाँ से आप मथुरा चले जाइए, अयोध्या चले जाइए, काशी चले जाइए, वहाँ राम का भजन कीजिए, वहाँ पर कोई आपको पहचानने वाला नहीं है और वहाँ पर आपको खाना भी मिल जाएगा, सारा काम हो। बाद जो शोभा है और भोयाल सिंह है, ये दोनों के दोनों वहाँ से पहले मथुरा जाते हैं और मथुरा के बाद इन्हें उत्तर प्रदेश के जौनपुर के विकास समिति वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है। वहाँ पर ये रहने लगते हैं। दोस्तों, कुछ दिन के बाद ही यहाँ पर जो शोभा है इसको कुछ बीमारी हो जाती है, पैरालाइज हो जाता है और उसकी वजह से कुछ दिन में ही इनकी मौत हो जाती है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो भोपाल सिंह है वो वापस यहीं पर अपने बेटों के पास आ गया है, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है कि क्या अब भोपाल को वो कर्जे वाले तंग नहीं करेंगे, क्या वो अपना कर्जा मांगना छोड़ देंगे? ये भी बहुत सवाल आपके जहन में भी होंगे, हमारे जहन में भी होंगे। लेकिन यहाँ पर जो इसके 3 बेटे होते हैं उन्होंने अपने बेटे होने का फर्ज ही नहीं निभाया। अगर किसी के माता पिता के ऊपर कोई कर्जा हो जाता है, क्या बेटों का फर्ज नहीं बनता कि उस कर्जे को उतारें? ऐसे बेटे हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या उन बेटों का फर्ज नहीं था कि वो अपने माता पिता के कर्जे को उतारें, माता पिता को दर बदर की ठोकरें खाने के लिए इस तरह से ना भेजें? दोस्तों, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों, यहाँ पर यह भी देखने वाली बात होगी कि अभी 3 दिसंबर को इनके घर में एक और शादी है। उस शादी के बाद क्या उस डेड बॉडी को जो नदी के किनारे इन्होंने दफना रखी है उसको वहां से निकाल कर लाते हैं और उसके बाद हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उसका अंतिम क्रियाक्रम होता है या नहीं होता, ये तो सब देखने वाली बात है, भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। दोस्तों, इसी के साथ साथ में एक और छोटी सी कहानी इसी तरह की मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों, साल 2017 का मामला होता है। 6 अगस्त का एक इंजीनियर जिसका नाम ऋतुराज साहनी होता है, जो अमेरिका में जॉब किया करता है और अमेरिका से वो 6 अगस्त 2017 को अपने घर, अपने गांव आता है और गांव आने के बाद अपनी माँ को अपने फ्लैट में आवाज़ लगाने लगता है, लेकिन माँ की कोई आवाज़ नहीं आती। ये घर बंद होता है। फिर यहाँ पर वो नज़दीकी किसी चाबी बनाने वाले के पास जाता है और वहाँ से चाबी बनवा कर लाता है। फिर यहाँ पर इस दरवाजे को खोला जाता है तो घर के अंदर जो जाकर दृश्य देखता है, उस दृश्य को देखकर बस ये देखता ही रह जाता है। जो इसकी माँ है वो यहाँ पर डेड बॉडी में बदली हुई है, कंकाल में उसका शरीर बदला हुआ है। दोस्तों, अब माँ की मौत से बहुत ज़्यादा आहत होता है और उसके बाद ये मामला घर का नहीं रहता, आसपास के लोगों को पता चल जाता है और आसपास के लोग भी यहाँ पर इस मामले को आगे बढ़ाने लगते हैं। पुलिस में ये मामला पहुँच जाता है। दोस्तों, पुलिस यहाँ पर जांच पड़ताल करने लगती है कि इस माँ की मौत कैसे हुई है। काफ़ी दिन पहले ही शायद इस माँ की मौत हो चुकी है। दोस्तों, यहाँ पर जो ऋतुराज साहनी है उसके पिता की 2013 में ही मौत हो चुकी होती है और उसके बाद जो ऋतुराज साहनी है वो अपनी पत्नी के साथ विदेश में अमेरिका रहने के लिए चला जाता है और वहीं पर रहने लगता है। लेकिन पिछले 1 साल से उसने अपनी माँ से बात तक नहीं की थी, क्योंकि जो उसकी पत्नी है वो उसे छोड़कर चली जाती है। वो डिप्रेशन में चला जाता है और डिप्रेशन में आने के बाद
वो इतना ज़्यादा प्रभावित होता है कि वो अपनी माँ से भी बात नहीं कर पाता। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये सब अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आदमी डिप्रेशन में भी हो तो उसे अपनी माँ की तो याद होनी चाहिए। इसने अपनी माँ से क्यों बात नहीं की ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, या इसको खुद को पता है कि इसने अपनी माँ से बात क्यों नहीं की। दोस्तों, जब ये यहाँ अपनी माँ के पास आता है तो यहाँ ये माँ को इस जहाँ में पाता ही नहीं, माँ तो इस दुनिया को छोड़कर विदा हो चुकी होती है। लेकिन यहाँ पर और भी सवाल हमारे जहन में, आपके जहन में भी घूम रहे होंगे। जब 3-4 महीने पहले इस फ्लैट में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो जाती है, क्या आसपास के लोगों को यहाँ पर कोई बदबू वगैरह नहीं आई होगी? क्या इस घर में कोई दुर्गंध ऐसी नहीं आ रही थी कि जिस वजह से आस पड़ोस के जो लोग हैं वो इस मामले को किसी को जाकर बता सकें? दोस्तों, ये मामला दरअसल महाराष्ट्र के मुंबई के ओसी बार वेल्स कोर सोसाइटी का होता है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग बड़े बड़े लोग होते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता, वो किसी के घर में कभी झांक कर नहीं देखते, ना ही उन्हें ये मतलब कि इस घर का ताला आज क्यों लगा हुआ है, ना ही उन्हें कोई ऐसा मतलब कि इस घर में कौन है कौन नहीं है, कोई है या नहीं है, किसी के पास मतलब गांव जैसा तो कोई माहौल होता है नहीं। गांव में तो अक्सर ऐसा होता है, अगर किसी पड़ोसी का घर ना खुले तो पड़ोसी झांक कर उस घर में भी देख लेते हैं, अगर कोई व्यक्ति भूखा बैठा है तो उसे खाना भी दे देते हैं। लेकिन शहर में ऐसा कल्चर बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर ये कल्चर ही अलग है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो ऋतुराज है बस वो अपनी माँ के प्रति आंसू बहाता रह जाता है और कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं अपनी पत्नी की वजह से डिप्रेशन में चला गया था और अब मैं अपनी माँ को भी खो चुका हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या यहाँ पर ऋतुराज की कमी नहीं थी कि 1 साल तक उसने अपनी माँ को फ़ोन तक नहीं किया? 1 साल तक वो अपनी पत्नी के साथ लड़ाई करके डिप्रेशन में तो चला जाता है, तो वो अपनी माँ से बात तो कर सकता था। क्या यहाँ पर उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था? आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। जो सबसे पहला कमेंट आता है वो शंकर स्वामी जी का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद रामलाल लाधा जी, श्रीमान जी, साधारण तैयार अवैध रिश्तों की यही कहानी होती है, आपकी कहानी यही सीख देती है कि अवैध रिश्ते नहीं बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सही कहा कि अवैध रिश्तों की वजह से बहुत सारे क्राइम इस तरह के हमारे समाज के अंदर हो रहे हैं। कुमार केसी जी, जय शंभू, जय भोलेनाथ, जय श्री राम भाई। उसके बाद मोनू जैन जी, वेरी नाइस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम गोसाई जी, आजकल ज़माना बहुत ख़राब है, कुछ भी हो सकता है भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। सूरज DEO, राधे राधे भाई जी, राधे राधे जी, आपका कमेंट हमेशा हमारे पास आता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, उसके बाद जो कमेंट आता है रतनलाल शर्मा जी का आता है। वो लिखते हैं, नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, आपकी कहानी बहुत ही सराहनीय होती है। दोस्तों, उसके बाद प्रेमचंद शर्मा जी, बहुत सुंदर कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद रामलाल लाधा जी, सर पहले तो प्रियांशी और रोहित को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी इस कहानी से शिक्षा लेनी चाहिए कि प्रथम तो बिना निमंत्रण केवल खाने के लिए किसी के नहीं जाना चाहिए, दूसरी शादी अथवा अन्य समारोह में अनजान व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। इसमें पुलिस की भूमिका गलत है। शिक्षाप्रद कहानी कहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी, आरती कहानी बहुत अच्छी लगती है, आपने शायद आरती लिख दिया है, आपकी कहानी की जगह जो भी लिखा है आपने बहुत अच्छा लिखा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद शीतल जायसवाल जी, वेरी नाइस कहानी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद प्रदीप कुमार जी, नाइस कहानी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिरोज लौधर जी हमें लिखते हैं, बहुत सुंदर कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट भी हमारे साथ में साझा करते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।